मन की गहराइयों में मौजूद अंधेरा या तो हमें खुद रोशनी का स्रोत बनना सिखा सकता है या फिर वो हमारी बची कुची चमक को भी खत्म कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा के साथ। इंसान पृथ्वी के हर छोर तक यात्रा कर चुका है, समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगा चुका है और खुद को अंतरिक्ष का सफर करा चुका है, लेकिन हमारा मन अभी भी एक ऐसी चीज है जहां जाने और जिसे एक्सप्लोर करने की हिम्मत सिर्फ कई गिने चुने लोगों में ही है। पागल हो जाने और बहुत इंटेंस पेन के डर से ज्यादातर आम लोग अपने मन की सतह पर ही जीते हैं और बिना खुद के सच को जाने ही मर भी जाते हैं। इसके साथ ही मन एक ऐसी जगह है जिसमें नेविगेट करने के लिए हमारे पास कोई मैप, कंपास या गाइड भी नहीं है। हमें इस जगह पर अकेले जाना होता है और खुद ही उसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीचा एक ऐसे साहसी एडवेंचरर थे जो मन की गहराइयों में उतरने से जुड़े जोखिम को उठाने के लिए तैयार थे। वो अपनी बुक द डॉन ऑफ डे में लिखते हैं कि मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो हर किसी को नहीं उठाना चाहिए। मैं गहराइयों में उतर गया हूँ, मैंने बुनियाद को ही खोदना शुरू कर दिया है। नीचा की इनर एक्सप्लोरेशन की वजह से हमें उनकी कई अनोखी राइटिंग्स मिली, लेकिन जब वो 45 साल के थे तब उनकी यही इनर एक्सप्लोरेशन पागलपन पर जाकर रुकी। और ये चीज उन्होंने इस समय से 8 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा कि कई बार मेरे मन में एक चेतावनी आती है जो बोलती है कि मैं एक बहुत ही खतरनाक जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मैं उन मशीनों में से हूँ जो फट सकती हैं। अपने पागलपन से 1 साल पहले यानी 1888 में नीचे अपने आप को भगवान और महान राजाओं के नाम से एड्रेस करने लगे थे। उनके आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि वो अपने कमरे से कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब बाहर आते तब एकदम ऐसे एक्ट करते और नाचते गाते जैसे उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। और वो जनवरी 3, 1889 का दिन था जब नीचा सड़क पर चलते हुए एक घोड़े को पिटते देख बहुत ही इमोशनल हो गए और उस घोड़े को गले लगाने लगे। वो वहीं पर खुद का एक तमाशा बनाकर बेहोश हो गए और वहीं से उनका मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया। नीचे के इस केस को समझने से हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। हाउएवर, आमतौर पर नीचे के इस पागलपन को न्यूरोसिफिलिस जैसी बीमारी का नतीजा बताया जाता है, लेकिन एक जर्मन स्पेशलिस्ट एरिक पोडैक नीचे के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के बाद अपनी बुक द मैडनेस ऑफ नीचा में लिखते हैं कि सिफिलिस के ऐसे किसी इन्फेक्शन का कोई सबूत नहीं है और नीचा के सिम्टम्स सिफिलिस की बीमारी के साथ कंसिस्टेंट भी नहीं है। इवन अमेरिकन फिलोसोफर जूलियन यंग भी अपनी बुक नीचा अ बायोग्राफी में बोलते हैं कि नीचा के पागलपन का सबसे बड़ा और ऑब्वियस कारण फिजिकल या फिर जेनेटिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल नेचर का लगता है। लेकिन अगर नीचा को ये मालूम था कि वो खुद के अनकॉन्शियस माइंड की डेप्थ्स में गुम हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर भी इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? इसके जवाब को हम उनकी बुक द गे साइंस के एक पैसेज में ढूंढ सकते हैं, जहां वो बोलते हैं कि वो असामान्य दर्द और लंबी और स्लो सफरिंग ही होती है जिनकी आग में हम जलकर अंतिम गहराइयों तक पहुंच पाते हैं। यानी नीचा ने खुद को जानबूझकर दर्द के कुएं में फेंका और उनकी इसी सफरिंग की वजह से उनकी फिलोसॉफिकल इनसाइट्स इतनी डीप थीं। इसका मतलब एक तरह से उनका इस तरह मन की अनजान गुफाओं में जाना उनके लिए विजडम हासिल करने की जरूरत थी, ना कि कोई उनकी चॉइस जिसे वो बदल सकते हैं। नीचा जानते थे कि उनके इस काम और सैक्रिफाइस की वैल्यू चाहे उनके जीते जी ना हो, और कोई बात नहीं अगर ज्यादा लोग उनकी बुक्स नहीं खरीद रहे, लेकिन फिर भी वो ये मानते थे कि उनकी हर बुक ह्यूमैनिटी के लिए एक गिफ्ट है। एक लेटर में उन्होंने अपना दर्द जताते हुए लिखा कि मैं 45 साल का हो चुका हूँ और 15 किताबें पब्लिश कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरी किसी भी किताब का एक अकेला अच्छा रिव्यू भी नहीं है। लोग मेरे काम को अजीब, खतरनाक और पागलपन बोलते हैं। मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि इतने सालों में किसी एक इंसान ने भी मेरे काम को डिस्कवर नहीं करा, ना मेरी किसी को जरूरत पड़ी और ना ही मुझे किसी ने प्यार करा। नीचे अक्सर अपने अकेलेपन और उससे जुड़े दर्द के बारे में बताते थे। इवन एक दूसरी फिलोसोफर लू सलोम के साथ एक छोटे अफेयर के बाद भी नीचे के प्रपोजल को उन्होंने 3 बार रिजेक्ट कर दिया। बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन और कनेक्शन के नीचे खुद को एक ऐसी जमीन से कंपेयर करते थे जहां पर कभी बारिश नहीं होती और जहां खुश होने की कोई वजह नहीं होती। उनकी बिगड़ती हेल्थ, उनकी किताबों का न बिकना और उनका अकेलापन उनकी मेंटल हेल्थ को खराब करता जा रहा था, और इसी दर्द ने उन्हें खुद के अंदर जाकर उस खजाने को ढूंढने के लिए फोर्स करा जो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और पावरफुल बना सकता है। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग अपनी बुक सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं कि हमारे मन की सबसे गहरी गहराइयों में या फिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड के समुद्र के तले पर एक ऐसा खजाना होता है जिस तक सिर्फ सबसे साहसी लोग ही पहुंच सकते हैं। ये खजाना एक सिंबल होता है जिंदगी के सबसे बड़े सीक्रेट्स का, जिसे अनगिनत तरीकों से मिथोलॉजी के थ्रू एक्सप्रेस करा जाता है। इंसानों ने हमेशा से ही इस खजाने की लालसा करी है,
नीचे अपने अनकॉन्शियस माइंड में नीचे जाते गए ताकि वो इस खजाने को पाकर अपने दर्द को सोने में बदल सकें। ये एल्केमी का अल्टीमेट गोल था कि किसी तरह से प्राचीन केमिस्ट्री को यूज करा जा सके किसी आम धातु को सोने में बदलने के लिए। और यही विजडम एनलाइटनमेंट के केस में भी अप्लाई होती है, क्योंकि हर वाइज इंसान ये बात जानता है कि आपकी परसेप्शन और कॉन्शियसनेस तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आप दुनिया की डुअलिटी के पार्ट देखना नहीं शुरू करते और कीचड़ में भी छुपे हुए खजाने को नहीं ढूंढ पाते। इस बात को लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली समझो कि हर वो चीज जिसे आप गंदा और डिस्गस्टिंग समझते हो उसमें ही आपको ग्रो करने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। नीचे ने भी खुद अपनी इनर जर्नी पर एक लेटर में ये लिखा था कि अनलेस मुझे किसी तरह से एल्केमी के कूड़े को ढेर को सोने में कन्वर्ट करने की ट्रिक पता लग जाए, मैं गुम हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने मन की इस भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलूंगा। हर इंसान दुनिया को अलग अलग लेवल पर एक्सपीरियंस करता है, जैसे फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल। लेकिन अगर हम किसी वजह से सिर्फ एक लेवल के एक्सपीरियंस में ही अटक गए तो हमारी सफरिंग का कोई अंत ही नहीं होगा। एक डिसेबल्ड इंसान का एक्सपीरियंस फिजिकल पेन और डिसेबिलिटी की वजह से बॉडी के लेवल पर ही रह जाता है। एक इमोशनल इंसान जो पर्सनैलिटी वाइज काफी सेंटिमेंटल है, उसका एक्सपीरियंस इमोशंस के बेसिस पर होता है। हाउएवर नीचा साइकोलॉजिकल लेवल पर अटक गए थे और उनकी रियलिटी और दुनिया को देखने का नजरिया उनकी साइकोलॉजिकल सफरिंग की वजह से बायस था। इवन कार्ल युंग भी जब अपने सपनों और अनकॉन्शियस माइंड के सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस और डरावने विजन्स आने लगे थे जो कई घंटों तक उन्हें टॉर्चर करते थे। और उनका साइकोलॉजिकल पेन भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो हर रात अपने तकिए के पास गन रख कर सोने लगे थे, ताकि जिस मोमेंट में भी उनकी सफरिंग अनबेरेबल बन जाए तब वो उसी समय खुद को खत्म कर सकें। आप बस अभी अपने मन की सतह और उसकी 2-3 अच्छी क्वालिटीज से वाकिफ हो, लेकिन जो काली और रहस्यमयी चीजें आपके अस्तित्व की बुनियाद हैं, आपको उनका कोई ज्ञान ही नहीं है। हर साइकिक एवोल्यूशन एक बड़े ब्रेकडाउन से ही शुरू होता है और ये चीज आप जितना सोचते हो उससे बहुत ज्यादा कॉमन है। हाउएवर एक इंसान इस ट्रांसफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल की दूसरी साइड पर सेफली पहुंच पाता है या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्सटर्नल लाइफ कितनी स्टेबल है। जैसे यूंग के भी नीचा की तरह हमेशा के लिए पागल हो जाने के पूरे चांसेस थे और उन्होंने भी अपनी साइकी की बहुत से गहरी इनसाइट्स की मदद से साइकोलॉजी की फील्ड को इतना रिलायबल और इंटरेस्टिंग बनाया। लेकिन जिन चीज़ों ने यूंग को अनकॉन्शियस माइंड की पावर के आगे भी सलामत रखा वो थी उनकी फैमिली, उनके पेशेंट्स, उनके डेली रूटीन्स, उनके बच्चे और उनकी विजडम, जो उन्हें बोलती थी कि वो अपने विजन्स में दिखी किसी भी चीज़ से डिटैच रहें। यही तो रीज़न है कि क्यों हाईली एडवांस्ड योगीज भी अपने मन की गहराइयों से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपनी साइकी के कंटेंट से कभी भी कोई अटैचमेंट ही नहीं बनाते, वो अनकॉन्शियस माइंड की गिरफ्त से सेफ रहते हैं। लेकिन नीचा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो खुद को जीसस, बुद्धा, अलेक्जेंडर द ग्रेट और हर बड़े भगवान या फिर वॉरियर से आइडेंटिफाई करने लगे थे। नीचे अपने पैरों के नीचे से जमीन खोने लगे थे जस्ट बिकॉज उनकी साइकिक रियलिटी को बैलेंस करने के लिए उनकी आउटर रियलिटी में कुछ भी नॉर्मल या फिर स्टेबल नहीं था। साइकोलॉजी में इस कंडीशन को बोलते हैं साइकिक इन्फ्लेशन, जहां पर एक इंसान की स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट खुद उस इंसान को मन और शरीर के पार जाने के लिए पुश करने के बजाय करप्ट बनकर बस खुद से बड़ी चीजों के आइडिया से आइडेंटिफाई करने लगती है। और इसी साइकिक करप्शन से ही सुपीरियोरिटी और गॉड कॉम्प्लेक्सेस जैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी जन्म होता है। नीचा का पागलपन असली स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा दूर नहीं है, बस फर्क इतना है कि स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं कि हर किसी में भगवान है, लेकिन नीचा अपने मन से आइडेंटिफाई करने की वजह से ये बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ। और जैसा कि नीचा ने अपनी बुक द गे साइंस में बोला था कि जो भी अपने अंदर झांक कर खुद में समाये ब्रह्मांड को देख लेता है उसे पता होता है कि ये ब्रह्मांड कितना अनियमित है और किस तरह से ये हमें अस्तित्व की अंतहीन भूल भुलैया तक पहुंचा सकता है।